नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। यदि रखते हो जीतने का मादा तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा समस्थानिक समभारिक। ये आइसोटॉप और आइसोबार चल रहा था। समस्थानिक की चर्चा कल वाली क्लास में की गई थी। समस्थानिक और समभारिक, आइसोटॉप और आइसोबार। आइसोटॉप क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, इसमें आपको बताया गया था कि एक परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक जो नंबर है, परमाणु संख्या, वो क्या होता है, और एक होता है जो परमाणु भार है, यानी परमाणु भार, या आप इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या ए। ये तो ए था और ये क्या था, जेड था ना। परमाणु संख्या जिसमें आपको समान दिखे, द्रव्यमान संख्या यदि आपको अलग अलग दिखे तो वो समस्थानिक होता है। यही बात है। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक आपने देखे 1H1, 1H2 और 1H3, ये थे। ठीक है जी। क्लोरीन के देखे थे, क्लोरीन 17 Cl35 और 17 Cl37, ये भी आपने देखे। तो ये आपका क्या है, समस्थानिक है। अब समस्थानिक क्यों है, कारण ये था कि इसमें जो परमाणु संख्या आपको दिख रही है वो समान दिख रही है, और ये द्रव्यमान संख्या जो दिख रही है ये क्या दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। तो ये आपका समस्थानिक था। ठीक है। अब समभारिक क्या होते हैं, उससे पहले आपको कुछ उपयोग ध्यान में रखने होंगे। समस्थानिक के उपयोग क्या है, कुछ उपयोग आप जरूर ध्यान में रखना। तो आज की शुरुआत हम करेंगे उपयोग से। समस्थानिक के उपयोग क्या है, आप नोट कर लें। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट 60, इसका उपयोग कहां होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो किया जाता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। लो जी, ये समस्थानिक है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि कैंसर के इलाज के लिए किस प्रकार के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो कोबाल्ट का उपयोग करते हैं जी। कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, कोबाल्ट का। ये रहा इंपॉर्टेंट बात है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैंसर जो है वो किस प्रकार की बीमारी है। ये कैंसर जो होता है ना, ये कैंसर, ये किस प्रकार की बीमारी होती है, बताना चाहेगा क्या आप में से कोई मुझे, कैंसर किस प्रकार की बीमारी है। कैंसर क्या होता है जी, एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होते हैं आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा हम बोलें तो असंक्रामक बीमारी जो होती है। संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं, लेकिन असंक्रामक जो रोग होते हैं वो एक दूसरे में फैलते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी को कैंसर की बीमारी है तो संभावना है कि दूसरे में वो नहीं फैलती, क्योंकि ये क्या है, असंक्रामक रोग है। यदि आपके सामने प्रश्न आए तो जरूर ध्यान में रखिएगा, कैंसर किस प्रकार की बीमारी है, असंक्रामक रोग है ये। ओके। अच्छा, इसके अलावा क्या आपको पता है असंक्रामक बीमारियां कौन कौन सी है। कैंसर तो है, यहां से एक छोटा सा और ले लें, मधुमेह जो रोग होता है, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, मधुमेह। मधुमेह नहीं होता है क्या, शुगर कहते हैं इसको, शुगर, हाँ डायबिटीज जी। तो ये आपका, ये भी असंक्रामक बीमारी है। इसके अलावा हम बात करना चाहें एलर्जी, एलर्जी भी किस प्रकार की बीमारी होती है, तो एलर्जी भी आपकी ये असंक्रामक बीमारी है। तो यहां से एक क्वेश्चन और निकला है, कैंसर एक असंक्रामक बीमारी है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जोड़ों का दर्द जो होता है ना, जोड़ों का दर्द, ये भी असंक्रामक होता है, जोड़ों का दर्द। अब यदि किसी व्यक्ति को है तो ये जरूरी थोड़ी है वो दूसरे में भी होगा। ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये असंक्रामक बीमारियां हैं। क्लियर हो गया ये पहला पॉइंट। अरे पहला पॉइंट कंप्लीट है ना। कैंसर का इलाज, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट का। नेक्स्ट, दूसरा उपयोग जरा ध्यान दें, आयोडीन जो होता है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। आयोडीन 131 131, आयोडीन 131 का उपयोग कहां करते हैं? आयोडीन 131 का उपयोग आपकी गलगंड रोग के उपचार में किया जाता है। कहां किया जाता है? गलगंड रोग के उपचार में। गलगंड, अब ये क्या होता है जी? गलगंड क्या है? हाँ, बीमारी तो है क्या? इसको हम घेंगा बोलते हैं ना, घेंगा बीमारी, घेंगा। हाँ जी, घेंगा कहते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं गोइटर। एक ही बात है, चाहे आप गलगंड बोले, घेंगा बोले या गोइटर बोले, बात तो एक ही है। इसके उपचार के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। यहां से बार बार प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो गलगंड के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है जी। इसके उपचार में क्या किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी और है जो आपको ध्यान में रखने हैं समस्थानिक के रूप में। यदि मैं बात करना चाहूं तो सोडियम, सोडियम जो होता है, क्या होता है? सोडियम। अब सोडियम का प्रयोग कहां करते हैं? Na जो होता है सोडियम 11, इसका उपयोग कहां करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। रक्त परिसंचरण में इसका उपयोग किया जाता है। और बताओ, और बताओ जी, और भी है क्या समस्थानिक? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन जो होता है ये कैंसर वाला है, कोबाल्ट की, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो कल का बचा हुआ पार्ट था आपका समस्थानिक और इसके उपयोग। अब आज लेंगे इसका आगे वाला पार्ट, संभारिक। आइसो टॉप तो कल हो गया, अब आइसो बार की बारी है। अब बार की बारी है जी, आइसो बार हो गया यहां तक। अब लेते हैं आइसो बार। वो था आइसो टॉप और ये है आइसो बार। समभारिक कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे? समभारिक। और वो क्या था? समस्थानिक। और ये है समभारिक। देखो केमिस्ट्री में यहां से प्रश्न बनते हैं, आपके एसिड बेस और साल्ट वाले पार्ट में से सवाल आते हैं। अम्ल क्षार और लवण वाला जो पार्ट था वहां से प्रश्न आएंगे एग्जाम में, और हर बार पूछते हैं, आपको पता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस वाला जो पार्ट है वहां से एक क्वेश्चन बनता है, हर बार आर्मी के पेपर में ये देखने को मिला है, वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। मेटल नॉन मेटल वाला जो पार्ट है, धातु अधातु, वहां से भी प्रश्न बनेंगे। तो ये जो सवाल है वो आपके सामने जरूर पूछे जाते हैं। आइसोबार, समभारिक, ये आप कह सकते हैं कि समस्थानिक का जस्ट ऑपोजिट है, इसका विपरीत है, ये उल्टा है। तो उसमें हमने जाना, समस्थानिक में तो आपने जाना था कि परमाणु संख्या समान है। दो बातें जरूर ध्यान में रखना है। एक तो याद रखना है कि परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या को ही क्या कहते हैं रे? प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, बिल्कुल। परमाणु संख्या होगी, और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। जितना प्रोटॉन होता है उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और दूसरा जो पार्ट है वो है आपके द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं रे? परमाणु भार। ये लो, ये तो परमाणु संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या। आप दोनों जरूर ध्यान में रखना, पेरियोडिक टेबल जो आप पढ़ोगे, आवर्त सारणी जब आएगी तो इनकी चर्चा फिर से आने वाली है कि मेंडलीफ ने अपना जो आवर्त सारणी है उसका आधार क्या रखा है। इसके अलावा जो मोजले था उसने अपनी आवर्त सारणी का आधार क्या रखा, तो उस समय भी ये बातें पुनः दोहराई जाएगी। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या, ये है आपका एटॉमिक मास। अब समस्थानिक में आपने देखा ये समान है और ये अलग अलग है, लेकिन समभारिक में इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी? अलग अलग।
तो आप लिख लो भैया, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। ये लो, द्रव्यमान संख्या समान होगी इसमें, और परमाणु संख्या जो है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, यानी अलग अलग होगी। अलग है, अलग। दो ही तो शब्द ध्यान में रखना है, एक तो परमाणु संख्या और दूसरा द्रव्यमान संख्या। ये दो बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, और यहीं से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा आइसोबार यदि पूछा जाता है। आइसोबार का मतलब है समभारिक। अब उदाहरण की चर्चा करें, क्या है? ये लो, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के। कितने होते हैं? 27। तो ये तो आप सबको पता चल गया जी। अब समभारिक की बात करें, समभारिक क्या है? जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो आप उदाहरण देखें इसका, अभी पता चलेगा। उदाहरण देखते हैं। आर्गन क्या होता है जी? आर्गन। इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं? इसकी परमाणु संख्या कितनी है? यानी ये आवर्त सारणी में कौन से क्रम पे आता है? ये तो जीरो ग्रुप एलिमेंट है। एक पोटेशियम लेंगे और एक लेंगे कैल्शियम, 3 एलिमेंट साथ में लिए हैं। ये तो आर्गन है आपका, ये पोटेशियम है और ये कैल्शियम है। तो यहां से एक प्रश्न और तैयार हो गया। वो कौन सा है? वो कौन सा तैयार हुआ? आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है तत्वों के प्रतीक चिन्ह। तो ये तो आर्गन का प्रतीक चिन्ह है, ये पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है, और ये वाला कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह है। अब ये आता है 18 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 18 पे। आर्गन जो है वो आपके पेरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये 18 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। तो ये 19 नंबर पे आता है, और ये कितने नंबर पे आता है जी? 20 नंबर। इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 होती है। मैंने कल भी कहा था कि इसका जस्ट डबल होता है, लगभग। इसका भी 40 है और इसका भी कितना है? 40। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए पहचान के रूप में, यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि कौन सा समस्थानिक है, कौन सा समभारिक है, तो सीधी सी पहचान है, आप इनको देखें और पहचान करें। कल आपने देखा, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, 1H1, 1H2 और 1H3। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा समस्थानिक है, ये जो दो उदाहरण आपके सामने, इनमें से समस्थानिक कौन सा है? अब समस्थानिक जैसे ही नाम आए, आइसोटॉप जैसे ही नाम आए, तो आपको तो संख्या से पहचान कर लेनी होगी। ये लो भैया, समान दिख रहा है, एक 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 एक, है कि नहीं भाई? इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये तो समान है। लेकिन यहां देखो जरा, यहां देखो, यहां तो 18 लिखे गए, या 19 लिखे गए, फिर यहां 20 लिखे गए। ये समान है क्या? ये नहीं है। अब जब ये समान नहीं है और ऊपर वाली संख्या आपको समान दिख रही है, ये 40, ये 40, फिर ये भी 40, यदि ऊपर वाली संख्या समान दिखे, नीचे वाली संख्या समान नहीं दिखे, तो इसका मतलब है समभारिक। इसका मतलब क्या है? समभारिक। यदि पहचान पूछी जाए तो फिर ये आपका आंसर ऐसे निकल के आने वाला है। अब वही बात यदि यहां से और गहराई में प्रश्न पूछा जाए तो फिर वो होगा आपके प्रोटॉन की संख्या, फिर आएगा आपके न्यूट्रॉन की संख्या, और फिर आने वाली है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप में से मुझे जरा ये आंसर करके बताओ कि इसमें प्रोटॉन, आर्गन जो लिखा गया ना, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? इस वाले में 18 है क्या? इस वाले में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20। जितने परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ये इसके परमाणु नंबर है, ये इसके एटॉमिक नंबर है।
तो यही इसके प्रोटॉन की संख्या होगी। इसमें 18 है जी, इसमें 19 है, और इसमें कितने हैं जी? 20 है। आ रहा है ना समझ में? अब देखो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है कि नहीं? अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब इसमें 18 होंगे, इसमें 19 होंगे, और इसमें होंगे 20। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब शुरुआत में ही जब कल क्लास लगी तो उस समय आपको बताया गया, क्या बताया गया था? आपसे ये बताया गया था कि P प्लस एन, P प्लस एन बराबर किसके होते हैं? एक के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कल ही आपको बताया गया था। P प्लस एन बराबर क्या होता है? ए होता है जी। अब P तो प्रोटॉन की संख्या है, एन न्यूट्रॉन की संख्या है। यदि इन दोनों को जोड़ें तो फिर ए आएगा, और ए क्या है? आपका द्रव्यमान संख्या। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं रे? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे? न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस करेंगे, यानी ए में से आप जेड को माइनस करते हैं तब न्यूट्रॉन निकलता है। तो यहां कितना आएगा? 22। 22 ही आ रहा है ना? 18 दूना 36, 36 और ये आपके 4 40 होंगे, तो 18 और 4 22 बन गए। इसका बताओ जरा क्या आएगा? 21 आएगा क्या? ये 21, और इसका 20। बोलो यहां कोई समस्या आई? नहीं। अब इससे ज्यादा गहरा प्रश्न तो एग्जाम में बनेगा ही नहीं। यहां से गहरा प्रश्न, यानी जिसको हम कहते हैं कि डीप प्रश्न, इसके अलावा नहीं बनने वाला। ये लो भैया। और मुझे जहां तक लगता है आपके सिंपल सा प्रश्न बनेगा जो हर बार की तरह होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नहीं है। चले आगे। तो ये आपके समभारिक था। अब चाहते हैं कि एक एग्जांपल और देखें, तो और देख लो। इसमें क्या है? और देख लो भैया। एग्जाम्पल तो खूब सारे रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या ये, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं हम सीधा ही, टॉपिक भी है। अगला देखिएगा नंबर 3, सम है, सम न्यूट्रॉनिक। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। अरे नाम से पता चल जाएगा आपको। अब इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें क्या कह रहा है बताओ? सम समान, न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। अब जब न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो उसका क्या करेंगे? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का, उसका क्या करेंगे बताओ? ये सीधी सी बात बता रहा है कि समान न्यूट्रॉन होने वाले हैं इसमें, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का क्या करने वाले हैं? वो अलग अलग है। बस काम खत्म जी। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या एक तो हो गई परमाणु संख्या, और एक जो है वो आपकी द्रव्यमान संख्या है। एक क्या है? द्रव्यमान संख्या। एक है जी द्रव्यमान संख्या। और यहां से देखें तो यहां होगी आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? किसने की? देखो कॉपियां खोल खोल के बता रहे हैं। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? थॉमसन है जी। और प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? आपको तो सारे याद हो गए हैं? हाँ पढ़ते हो। अब प्रश्न बनेगा तो बनने दो, कहीं से भी आओ, आपके क्या दिक्कत है? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, इसकी बातें चल रही है ना, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या रहेगी इसमें? समान, जैसा कि आप नाम से पहचान कर पा रहे हैं, समान।
अब ये क्या है, ये क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, ये क्या होगी, भिन्न, भिन्न भिन्न होगी, यानी अलग अलग होगी। ये लो, ये टॉपिक बहुत हार्ड माने जाते हैं, लेकिन ये हार्ड है नहीं। आसान भाषा में यदि इनको समझे तो आराम से आपके समझ में आने वाले हैं। उदाहरण देखना जरा, उदाहरण की चर्चा करते हैं, उदाहरण से ज्यादा समझ में आती है बातें, तो उदाहरण से ही हम पढ़ेंगे। 1H3, ये क्या है रे, 1H3, ये क्या है, ये जो लिखा गया है ये क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और यदि इसका नाम पूछा जाए कि नाम क्या है इसका, तो ये तीन जो दिख रहा है ना, तीन का मतलब ट्राई, तो ये ट्राइटियम होगा। मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा सेप्टा ऑक्टो नॉन और डेक, यही तो होती है आपकी साइंस की गिनती है। एक को तो मोनो ही बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, और तीन को बोलते हैं ट्राई। तो मोनो डाई ट्राई, ट्राई का मतलब ये हो गया ट्राइटियम, डप्पा गोल। हाँ, ये आपके जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना उस समय आएंगे तब आपको बताया जाएगा। ये लो भैया, एक देखिएगा 1H3 है, एक है आपके 2He4, 2He4, नहीं है, नया कुछ नहीं है ये। हाँ, अरे नया तो इसलिए है, यहां दिया गया है ना न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए नया। अब देखो, मुझे जरा ये बताओ, बताना फटाफट, इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। प्रोटॉन की संख्या कितनी नजर आ रही है, कितनी, एक है। अरे ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, ये ही प्रोटॉन की संख्या होती है, परमाणु संख्या। तो यहां देखेंगे तो एक नजर आ रहा है, और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक है। समझ में आई बातें। इसमें देखो, हीलियम का यदि पूछा जाए तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन। आप बताओ इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है रे? आप 3 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो यहां बनेगा 2, और 4 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो यहां बनेगा 2। और यही बात आप चाह रहे थे कि न्यूट्रॉन की संख्या यदि समान दिखे तो इसका मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक। जो आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 2 न्यूट्रॉन है। कितना आसान है, कितना आसान था। न्यूट्रॉन की संख्या आपको समान दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। इसका मतलब हुआ कि ये सम न्यूट्रॉनिक है। हो गया भैया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 6C12, 6C12। ठीक है, ये तो रहा 6C12, कार्बन है ये। अब यदि आप 12 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितने आने वाली है, 6। तो जो नेक्स्ट होगा उसमें भी तो 6 आना चाहिए। ये कब आएगा, 7N है, ये 7N है। अब ऊपर कितना लिखेंगे, यहां 6 बने, कितना लिखना है, 13। अब 13 में से यदि आप 7 माइनस करेंगे तो कितने बचने वाले, 6। ये लो जी। अब कोई दिक्कत है क्या, कोई सा भी एग्जाम्पल यदि आपसे दिया जाए और यदि न्यूट्रॉन की संख्या समान आ जाए तो सम न्यूट्रॉनिक बनेगा, और इसे आइसोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोटोन। पहला क्या था, आइसोटॉप, फिर क्या आया, आइसोबार, और ये क्या है, आइसोटोन है।
आइसोटोन, वो टॉप है, ये टॉन है जी। लो, काम खत्म है ना यहां तक? क्या हुआ है? नहीं नहीं, ये तो आसान है, ये तो आसान है। आसी नहीं, आगे, और आगे इसीलिए पिछली बार आपने देखा होगा साइंस का पेपर, कईयों की बैंड बजी है, कईयों की धज्जियां उड़ गई थी। हाँ, पिछली बार समझ में नहीं आ रहे थे कि ये प्रश्न कहां से आए हैं बच्चों ने। ठीक है, वो तो ये था कि हमने इतनी अच्छी तैयारी की तो उनका एवरेज जो स्कोर आया वो 12, 14, 13 ये आ रहा था। हाँ, ये ध्यान दें आप, बहुत टफ पेपर था, इतना भी टफ नहीं था लेकिन समझने में वो टफ था। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो यहां होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए तब आपको लग रहा है, बाकी तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आपसे सम समस्थानिक पूछे, सम बारीक पूछे, सम इलेक्ट्रॉनिक पूछे, सम न्यूट्रॉनिक पूछे, 4 ही तो टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, तो ये इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक और सम बारीक दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसमें भी समस्थानिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक आप जरूर ध्यान में रखें। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ये लो जी सोडियम है, ये लो जी मैग्नीशियम है। क्या आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पता नहीं है क्या आपको? अरे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, वो उसकी परमाणु संख्या है। आप ध्यान दें कि सोडियम है वो 1 पॉजिटिव चार्ज रखता है और मैग्नीशियम 2 रखता है। अब ये क्यों रखता है, इसके लिए इसी वाले टॉपिक में अभी हम चर्चा करेंगे, इस वाले पार्ट में, तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखो 2 8 क्या है, 2 और 8 है। यहां देखो क्या है, 2 और 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान दिख रही है तो इसका मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, इतनी ज्यादा इसमें है नहीं। अब लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपके सामने, संयोजकता। क्या आएगा? संयोजकता। आप हेडिंग लगा लो संयोजकता और इसको पढ़ लेना, ये सब जगह काम आएगा। संयोजकता, वैलेंसी, ये तो बचा हुआ पार्ट था। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या है, इसको ढंग से समझ लेना, एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। कोई चीज आपको छोड़नी है ही नहीं। आपका तो टारगेट होगा 15 और बटे 15, 15 में से 15। यदि जीके में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो ये आप मैथ, साइंस और आपकी रीजनिंग है वो आपकी भरपाई कर देती है। हाँ, जीके में कई बार होता है कि हाँ, कई बार होता है कि करंट से ज्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं, कई बार अलग अलग पोर्शन से, है ना, तब होता है। वैलेंसी सही है ना, सच को स्वीकार करें। वैलेंसी क्या है? संयोजकता क्या होती है? ये देखो, ये परमाणु है, ये क्या है रे? और परमाणु में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बाहर चक्कर कौन लगाता है रे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। प्रोटॉन की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक। न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। फिर आपको सब आते हैं। एक परमाणु के मौलिक कण कौन से हैं? तीनों ही हैं क्या ये? एक परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और कई बार तो ऐसा होता है कि सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इतने आसान प्रश्न आते हैं फिर भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ये परमाणु आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है जी। क्या करें इसका? इसका क्या करें? ये परमाणु है,
तो यहां से तीन बातें तो आपके खत्म हुई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। अरे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यहां से मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसमें कौन सा बल लगता है? कितना होशियार हो गए। नहीं गौरव, अच्छा तीनों ही क्या? जैसे ही प्रश्न को बोला गया आंसर तुरंत आ गया। मैंने पूछा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इसमें कौन सा बल लग रहा है? तो अभिकेंद्रीय बल है। जो केंद्र की ओर लगे अभिकेंद्रीय बल है, जो केंद्र से बाहर लगे अपकेंद्रीय बल है। कपड़े में से पानी निचोड़ते हो, कौन सा फोर्स लगेगा? दही में से मक्खन को अलग करते हो, कौन सा बल लगेगा? दूध में से क्रीम को अलग करते हो, कौन सा बल लगेगा? हो गई बातें खत्म। सारे के सारे आंसर आप सही दे रहे हैं। तो संयोजकता का मतलब ही देखो क्या है। संयोजकता का मतलब क्या है? एक परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये आरपीएफ के पेपर में पूछा गया प्रश्न। आरपीएफ जो लगता है ना, रेलवे पुलिस फोर्स, उसमें ये सवाल पूछा गया था, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। और ये सवाल कहां आया? आरपीएफ के पेपर में। तो मैं तो आपको वो भी बता रहा हूं कि कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न किस टॉपिक से बने। अच्छा, एक परमाणु में कितने कक्षक होते हैं? अरे कितने कोष होते हैं? 4। आराम से आप इनको समझे। एक परमाणु में कितने कोष होते हैं? 4। नाम क्या है इनके? लो जी बता दिए, एसपीडीएफ है। ये काम में नहीं आएंगे अभी, है ना, अभी आपके काम में नहीं आने वाले। के, एल, एम और एन, ये है जी के, एल, एम और। अब इनमें आपको भरने हैं इलेक्ट्रॉन। क्या भरने हैं? इलेक्ट्रॉन भरने। अब इसके लिए आपको क्या करना है? कम से कम 1 to 20 यानी 1 से लेकर 20 तक के आपको परमाणु, ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ये आने चाहिए। अब यदि आपको याद नहीं है तो मैं वो काम कर लेता हूं, पहले तो 1 से 20 तक आपको एलिमेंट्स लिखवा देता हूं ताकि इनका काम आसान हो जाए। लिख लो भैया। एक तरफ आप लिखिएगा तत्व, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अभी कोई जल्दबाजी है नहीं, सिलेबस आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा, घबराए नहीं आप। और एक जो है वो रहेगा आपका प्रतीक चिन्ह। तो कितने सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं देखो, एक छोटे से टॉपिक से कितने सारे प्रश्नों की आप आंसर तैयार कर रहे हैं। तत्व कौन सा है, उसकी परमाणु संख्या क्या है, और प्रतीक चिन्ह क्या है। यदि ये आपको याद होंगे तो ये वाले भी आसानी से निकल जाएंगे। लो बताओ, नंबर 1 पे क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आता है जी, हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। और प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? H। लो H। ये सारे के सारे जब हम अभिक्रिया पढ़ेंगे, रिएक्शन वाला टॉपिक, तब भी काम आएंगे। फिर पूछना मत कि ये हाइड्रोजन को H क्यों लिखा, हीलियम को HE क्यों लिखा, है ना। रिएक्शन जब बनाएंगे लो, हाइड्रोजन के बाद में क्या आएगा? हीलियम। हीलियम, हीलियम का क्या होता है रे? 2। और इसका जो सिंबल होगा वो He। ये जरूर ध्यान दें, ये बहुत आसान नहीं होते, कई बार गलतियां इसमें कर देते हैं। अब इसमें क्या ट्रिक लगानी है? हीलियम में HE तो होगा, है HE, हीलियम ही तो बनेगा। कालू राम है तो के, है के से।
लेकिन कई कई ऐसे वर्ड होंगे जिनके लेटिन नाम है, वो अलग से आपको बता दिए जाएंगे लेटिन में कौन कौन से, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा लिथियम। लिथियम है, अब लिथियम नंबर 3 पे, और इसका जो सिंबल होगा Li होगा। कई बार होंगे कि कई बार इतना आसान प्रश्न पूछे जाता है फिर भी गलत हो जाता है। जैसे आपके आरपीएफ में बोरोन का पूछा गया था, किसका पूछा गया? बोरोन का सिंबल, और वो भी कईयों ने गलत कर दिया। फिर बताओ क्या करें उनका। इसके बाद में बेरिलियम। अब बेरिलियम का क्या होगा? ये इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 4 होगा, लेकिन इसका सिंबल क्या रहने वाला है? अब कई गलत करके आते हैं। हाँ मुझे पता है क्या कर रहे हैं। एक तो मैंने बी लिखा, एक बी ई लिखा, और एक बी ए लिखा। लो जी, अब मान लीजिए कि आपसे सिंबल पूछा गया बेरिलियम का, और ये इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन में है, तो आप किसके साथ में जाओगे? गई भैंस, देख लो है। किसको किसको भेजें? किसको भेजें? ये तो आपका स्लोगन है, कहावत है ये हिंदी में है, लोकोक्ति है, ये मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां जो होती है। नहीं होते क्या? होती है ना। फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़िया ने खेत चुग लिया? अरे सब समय निकल गया, फिर आप काम करोगे उसका क्या फायदा? बोरॉन, ये क्या है? बोरॉन। ये क्या है? बेरिलियम। और ये क्या है? बेरियम है। ये तो बेरियम है। अब यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि जो बेरियम है इसका उपयोग कहां होता है, और मैंने आपको बताया भी था, एक तो स्ट्रांसियम और दूसरा बेरियम। नहीं पता तो कॉपी के ऊपर वाले भाग में आप नोट कर लें, बेरियम, बेरियम, और एक होता है स्ट्रांसियम। बेरियम और स्ट्रांसियम है ना, कहां होता है? इनका उपयोग ध्यान दे, पटाखे जो होते हैं या आतिशबाजी, पटाखों का रंग है हरा और लाल। हरा व लाल दिखाई देता है, हरा व लाल। पटाखे होते हैं ना, पटाखे, आतिशबाजी। हाँ, आतिशबाजी के दौरान आपने देखे होंगे कलर जो होते हैं हरे और लाल रंग के नजर आते हैं। तो जो पटाखे होते हैं उनका रंग हरा तो होगा बेरियम के कारण, और लाल होगा स्ट्रांसियम के कारण। ध्यान में दे, बेरियम के कारण हरा और स्ट्रांसियम के कारण क्या होता है? लाल। तो वो यही बेरियम है। अब यहां तो बेरिलियम है, और बेरिलियम के आप कौन सा यूज करोगे? बेरिलियम के आपको बताना है बीई। क्या? बीई। बी हो गया, पेन चेंज हो गया। बेरिलियम के बाद में क्या आने वाला है? बताओ बताओ फटाफट। बोरॉन। ये लो बोरॉन, और बोरॉन के लिए क्या लिखेंगे? 5। और ये क्या होगा? ये वही बोरॉन है जिसका यूज आप एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। याद आया? इसके बाद में क्या आएगा? कार्बन आएगा भाई, कार्बन। और कार्बन का नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे, और इसका सिंबल सी होता है। कई बार कार्बन आ गया और के लिख दिया ना आगे, के ऑप्शन में, तो के से कार्बन बना देंगे। के, ये तो पोटेशियम का सिंबल है। देखो बता दिया गलत। कैल्शियम नहीं होता रे, पोटेशियम होता है। कैल्शियम तो सी होता है। कार्बन के बाद में क्या आने वाला है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ये 7 नंबर पे, और एन होगा। उसके बाद में क्या आएगा रे?
ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो 8 नंबर पे आता है और इसका सिंबल O होता है। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन ये 9 नंबर पे और F होता है। एक बात को नोट कर लेना इधर, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। आपसे सवाल किया जाए कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, तो फ्लोरीन की। और यदि प्रश्न किया जाए कि सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें होता है, तो कार्बन में। कार्बन सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाता है, तो इस बात को भी आप नोट कर लें, श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में। समझे क्या आप? अरे कार्बन श्रृंखला बनाता है सबसे ज्यादा श्रृंखला, ये देखो, ये कार्बन श्रृंखला सबसे ज्यादा बना देता है। ठीक है। फ्लोरीन के बाद में क्या आने वाला है, नियोन। ये जो मैंने कलर काम में लिया है, ये कौन सा है? अरे ये कलर काम में लिया है, ये कौन सा है? पीला रंग कौन सा होता है, मध्यमान होता है। हैं? लाल कौन सा होता है? लाल रंग कौन सा होता है, प्राथमिक होता है जी। हरा कौन सा होता है, प्राथमिक होता है। नीला कौन सा होता है, प्राथमिक होता है। यानी लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है, और पीला कौन सा है, द्वितीयक होता है, मध्यमान रंग होता है। और यदि सवाल किया जाए कि सफेद कौन सा है, फिर पूरक रंग है। ऐसे आपको आना चाहिए। तो ये नियोन के बाद में क्या आएगा, रे सोडियम आएगा। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11, और इसका सिंबल क्या है, Na। अब कई करेंगे, सोडियम को S करके आ जाएंगे। सोडियम को कई S लिख के आएंगे, S फॉर सोडियम। वाह, ये लैटिन वर्ड है जिसका रूप होता है नेट्रियम। इसका लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम। मैं लिख देता हूं, इसका लैटिन जो नाम होता है वो नेट्रियम होता है, नेट्रियम। अब पूछा जाए तो गलत मत करना, नेट्रियम होता है इनका। क्या होता है, नेट्रियम। लो आगे देखो, सोडियम के बाद में क्या आएगा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, 12। इसका सिंबल क्या होगा, Mg। मैग्नीशियम के बाद में, अरे बोलते रहो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिंबल क्या होगा, Al। एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन, और सिलिकॉन का ये 14 और ऐसा ही। लेकिन एक बात यहां लिख लेना कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन, इसका उपयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। कंप्यूटर की चिप बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर की चिप बनाने में, कंप्यूटर की चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु होती है। सिलिकॉन क्या होती है, एक अर्धचालक धातु है। इनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो सवाल बनते हैं एक बार के लिए वो आप माइंड में जरूर ध्यान में रख लो। कंप्यूटर की चिप बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, कार्बन में होता है। तो ये आपको आना चाहिए। सिलिकॉन के बाद में क्या आएगा, रे अरे इसके बाद में क्या आएगा,
आप देखो, जिसको मैं पूछना चाहता हूं वो आंसर करें, क्योंकि गलत बताने वाले हैं। सानिया बताओ भाई सानिया, फॉस्फोरस का सिंबल क्या रहने वाला है? अब यहां देखो फॉस्फोरस लिखा है तो एफ से स्टार्ट कर देंगे कहीं तो। एफ, एफ तो लिख दिया ना फ्लोरीन का, ऊपर देखो फ्लोरीन का है। तो याद रखना पी से बनेगा फॉस्फोरस और पी से ही बनेगा 15, पै से 15, पै से 15 आएगा ना, और पी फोर 15, पी से, हाँ फॉस्फोरस। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो सल्फर है, सल्फर। और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16, और इसका सिंबल जो रहेगा एस होगा। लो जी, इसके बाद में क्या आने वाला है? क्लोरीन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन 17 नंबर पे और Cl इसका सिंबल है। अब आपसे एक सवाल यहां ये बनाएगा कि इनमें से कौन सी धातु है और अधातु, तो उसकी चर्चा भी हम आगे कर लेंगे, क्योंकि अपना टॉपिक जो था वो संयोजकता था, और संयोजकता के लिए हमें एलिमेंट चाहिए, और एलिमेंट आपको याद नहीं है, और याद नहीं है इसीलिए आपको लिखवाएंगे। क्लोरीन के बाद में क्या आएगा? आर्गन आएगा, आर्गन आएगा। और ये आएगा आपके 18 नंबर पे, और इसका सिंबल जो होगा वो AR होगा। इसके बाद में क्या आने वाला है रे? पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है? सिंबल क्या रहेगा? इसके अलावा बताओ। कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज्यादा किस में होता है? किस में होता है? दूध में होता है जी, नोट डाल के लिखना। लिथियम, लिथियम इंपोर्टेंट है। आपके सोडियम, और एक क्या है? पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन ऐसी धातुएं हैं। धातुएं क्या होती है? मुलायम होती है। धातुएं क्या होती है रे? मुलायम होती है। इसलिए क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, चाकू से इनको काट सकते हैं। ये आप, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में बनने वाला है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो 1 से लेकर ये 20 तक के एलिमेंट आपको आने चाहिए, और यहीं से आपकी वैलेंसी बनने वाली है। यहां से आपका संयोजकता के जो सारे सवाल है वो तैयार होंगे। तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप कल तक का इंतजार करें, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक प्रश्न रहेगा, उसका आप आंसर करें। पहले आप इनको नोट कर लिया होगा। सवाल ले लेते हैं। सवाल लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? अब ये पीछे देखो, कहीं तो कॉपियां खोल ली, जैसे ही सवाल लिखा है ना, इनमें से समस्थानिक नहीं है ये बताना है, कौन सा समस्थानिक नहीं है। बताना है रे, आंसर करना है इसका। इनमें से कौन सा समस्थानिक नहीं है?
कीजिएगा, आंसर करें इसका, क्या आंसर रहने वाला है। प्रश्न को ढंग से पढ़ो, आंसर दो। आपसे पूछा गया है कि आइसोटोप जो होता है वो कौन सा नहीं है। यहां देखे आइसोटोप दिया गया है, नहीं है, यानी समस्थानिक कौन सा नहीं है, ये सवाल है आपके सामने। अब नहीं है इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कई बार पढ़ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक है, अब यहां तो नहीं लिखा गया। अब पहचान के लिए आप क्या करोगे, अरे पहचान के लिए आप नीचे वाली संख्या ढूंढ लो। देखो इसमें समान दिख रही है, इसमें भी समान दिख रही है भाई, 17 और 17 समान ही तो है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ये भी दोनों समान है। अब यहां देखो इसमें भी 6, इसमें भी 6, ये भी समान है। लेकिन यहां देखो, यहां 18 है, यहां 20 है, ये समान है क्या? तो पहली बात हमें ये बता रही है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो ऊपर वाली संख्या होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, समान होगी। किसमें? समभारिक में। तो यहां तो आपसे पूछा गया है समस्थानिक नहीं है, यहां है समान, यहां भी समान है, यहां भी समान है, इसका मतलब समस्थानिक है। लेकिन ये वाला समस्थानिक नहीं है, क्योंकि यहां जो देख रहे हैं वो समान नहीं है, लेकिन ऊपर वाली संख्या आपको समान नजर आ रही है। और ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है आपके आइसो बार में, समभारिक में होता है। तो ये था भाई, क्लियर है बातें? तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।